हेलो एवरीवन। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा 247 पर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो समय मिला है इस समय को बेकार नहीं करना, इसका पूरा यूटिलाइज़ करना है। 6 महीने आपको दिए गए हैं यूपी पुलिस के लिए, तो इस 6 महीनों में आपको इस तरीके से खुद को तैयार करना है कि जो कमी अब की बार रह गई थी वो कमी बिल्कुल भी ना रह पाए। पेपर का अनुभव हो चुका है कि पेपर कैसा आने वाला है। जिन चीज़ों पर कमी थी, जो कमी महसूस हुई पेपर में, जिन चीज़ को आप नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ पर आपको काम करना है ताकि आपका रिजल्ट जो है वो आपकी सफलता में बदल सके। जो आपका सपना है, आपके घर वालों का सपना है, बहुत दिनों से सपना देख रहे थे यूपी पुलिस भर्ती का, बहुत दिनों के बाद भर्ती आती भी है और इस भर्ती को अपने रिजल्ट में बदलना अब आपका काम है। आपको एक मौका मिल चुका है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल चुका है। 6 मंथ्स का टाइम अपने आप में बहुत बड़ा समय होता है, तो इस समय में अपने ऊपर काम कीजिए ताकि जो आपका सपना है, आपके माँ बाप का सपना है सरकारी नौकरी का, वो पूरा हो सके और आप जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, उसी लिए हम लोग आपके लिए परमवीर बैच चला रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। आपको मैथ्स में दिक्कत होती है तो मैथ्स को पढ़िए, रीजनिंग में दिक्कत है रीजनिंग को पढ़िए। कुल मिलाकर अपनी कमी पर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं, जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस के लिए मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बस इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि मैंने इस यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए इस बैच की स्टार्टिंग की है। इसको ऐसे सजाया है कि यूपी पुलिस में आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सके। तो जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इनको आप 1 बाय 1 घर कर कर देखें, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसका भी कोई सेंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो जो भी क्लास आप कर रहे हैं उसके बाद दोबारा उस क्लास को देखें, उसके प्रश्न देखिए, उसको तुरंत मेरे सॉल्यूशन से पहले उन्हें करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी स्पीड इम्प्रूवमेंट होगी, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए, जैसा आप जानते हैं कि हमने अपने टॉपिक परसेंटेज की शुरुआत की थी जिसमें हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी परसेंटेज से रिलेटेड 5वीं क्लास होने वाली है। तो चलिए बच्चे, अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है उसे तुरंत नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद दोबारा उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हमारी पहली क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर चमक रहा होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज, विषम का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं असमान हो। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी आधार, इसकी ऊंचाई का 5/7 है। यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है और हाइट 33 सही 1/3% घटाई जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने शुद्ध प्रतिशत बदलाव होगा? ठीक है, यानी उसके क्षेत्रफल में ओवरऑल कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, यहाँ आपसे ये पूछा है। देखिए, आज की जो मेरी क्लास रहने वाली है वो सक्सेसिव मेथड पर रहने वाली है। ठीक है, यानी कि ये जो सवाल हैं, जो आज मैं सवाल लाया हूँ, वे बिल्कुल एक ही पैटर्न पर होने वाले हैं और सभी पैटर्न में सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल होने वाली है। तो हमें जानना होगा कि ये सक्सेसिव मेथड होती क्या है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिए, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, यानी जब आप किसी प्रोडक्ट के साथ, जब किसी वस्तु के मूल्य के साथ जब आप लगातार स्टेप बाय स्टेप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो सक्सेसिव मेथड में काउंट होता है। जैसे आप किसी चीज़ का प्राइस पहले 10% बढ़ा देते हैं, उसके बाद 10% घटा देते हैं, उसके बाद 20% बढ़ा देते हैं, तो ये सक्सेसिव मेथड है। यानी स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी चीज़ के प्राइस के साथ, किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो सक्सेसिव मेथड में काउंट होता है। इसके एक एग्जाम्पल से मैं इस चीज़ को समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा, क्योंकि सभी में एक पैटर्न इस्तेमाल होना है, तो पहले इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। सपोज कीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आप 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं। सपोज कीजिए आप मार्केट में गए और किसी प्रोडक्ट को आपने खरीदने में 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब आप उसे घर लेकर आते हैं और उसका प्राइस जो है 10% बढ़ा देते हैं। उसका प्राइस क्या है? 10% बढ़ा देते हैं। तो 100 का 10% 10 होता है और जब आप 10 ऐड कर देंगे तो उसी चीज़ का प्राइस जो है अब 110 रहा होगा। उसी चीज़ का प्राइस 10% बढ़ने के बाद 110 हो जाता है। ठीक है, आप उसे 110 रुपये में, उसका प्राइस बढ़ाने के बाद जो उसका मूल्य है वो 110 रख देते हैं। ठीक है,
आप एक काम और करते हैं, आपने कहा कि हमने इसका प्राइस फिर 10% बढ़ा दिया। जो 10% बढ़ने के बाद 110 हुआ था, फिर इसका प्राइस हमने 10% बढ़ा दिया। और जब मैं 110 का 10% निकालूंगा तो वो 11 आएगा। यानी 110 तो था, आपने प्लस 11 और कर दिया, यानी टोटल अब उसका मूल्य जो था वो 121 हो गया। ठीक है, तो कहानी को ध्यान से समझना बच्चे। आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने गए, उस प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू थी वो 100 रुपये थी, आपने 10% बढ़ा दिया, यानी 10 बढ़ाकर उसकी प्राइस 110 कर दी, फिर 110 को 10% बढ़ा दिया, यानी 11 बढ़ा दिया, वो टोटल 121 हो गया। यानी जो 100 रुपये का मेरा प्रोडक्ट था उसकी जो फाइनल कीमत हुई बढ़ने के बाद वो 121 हो गई। यदि मैं आपसे ओवरऑल पूछता हूँ कि ओवरऑल कितने % बढ़ा, तो आप कहेंगे कि 100 रुपये का प्रोडक्ट था, 121 रुपये हो गया, यानी 21 बढ़ा है 100 पर, और 21/100 यानी जब परसेंट में इसका उत्तर निकालूंगा तो आप कहेंगे कि 100 से 100 खत्म हो गया, 21%, यानी ओवरऑल 21% इसका जो हमने प्राइस है वो बढ़ा दिया। ठीक है, जबकि मैंने जो बढ़ोतरी की थी वो 10% की करी थी। पहले 10% बढ़ाया था, फिर 10% बढ़ाया था, तो ये बढ़ना तो 20 चाहिए था, फिर ये 21 कैसे बढ़ गया? तो यही होता है सक्सेसिव मेथड। जब लगातार एक प्रोडक्ट के साथ, किसी बेस के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, लगातार स्टेप बाय स्टेप उसके प्राइस के साथ आप कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तो वो सक्सेसिव मेथड में काउंट होता है। और मैंने आपको बताया था सक्सेसिव मेथड को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारा फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला बताया था, जब लगातार 2 बार वृद्धि करोगे तो ये फॉर्मूला है x + y + xy/100। यानी पहले आपने x% बढ़ाया, फिर आपने y% बढ़ाया, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? x + y + xy/100। ये ओवरऑल प्रतिशत में चेंज आ रहा होगा। एक इसको करने का रेशियो मेथड भी होती है। रेशियो मेथड कैसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। रेशियो मेथड, जो रेशियो मेथड है सक्सेसिव मेथड वाले क्वेश्चनों को करने की, वो क्या है? देखिए, रेशियो मेथड ये होती है, आपने कहा कि 10% पहले किसी चीज़ का प्राइस जो है आपने बढ़ाया, पहले 10% बढ़ाया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी यदि उसकी कीमत 10 थी तो आपने 1 बढ़ाकर उसको 11 लिख दिया। ठीक है, फिर आपने 10% बढ़ाया, दूसरे स्टेप में आपने 10% बढ़ाया, यानी वही काम दोबारा किया कि 10 रुपये की चीज़ को 11 लिख दिया। तो ओवरऑल आप देखेंगे 10 दुसैम 100, यानी जो 100 रुपये की चीज़ थी, 11 11 121, यानी उसकी कीमत 121 हो गई। यानी ये जो होता है शुरुआती मान होता है, इनिशियल वैल्यू होती है, ये फाइनल वैल्यू होती है। आप देखेंगे 100 रुपये की चीज़ 121 हो गई, यानी ओवरऑल 21% की बढ़ोतरी हुई है। तो ध्यान से समझना बच्चे, सक्सेसिव मेथड का मतलब, जब लगातार स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ के प्राइस में चेंज करते हैं या किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वो सक्सेसिव मेथड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आगे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ध्यान से समझना, जो इस सवालों, जब हम सवाल करेंगे तो सभी में वही इस्तेमाल हो रहा होगा। एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि आज के जो सभी सवाल हैं वो सक्सेसिव मेथड पर ही रहने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए, मैंने कहा a = b × c। जब भी कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी होगी, a = b × c × d, कुछ भी लिखते चले जाइए। यानी जब भी कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी होगी और आप कहें कि b का मान मैंने 10% बढ़ा दिया, c का भी मान 10% बढ़ा दिया, तो यहाँ a के मान में जो ओवरऑल चेंज होगा वो सक्सेसिव मेथड्स के थ्रू आ रहा होगा। यानी जब भी कोई चीज़ a = b × c इस फॉर्म में लिखी होगी, आपने कहा 10% b को बढ़ा दिया, 10% c को बढ़ा दिया, तो a में जो ओवरऑल चेंज होगा वो सक्सेसिव मेथड का कॉन्सेप्ट लगाकर आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। सवाल कहता है कि एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी आधार, इसकी ऊंचाई का 5/7 है, त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है, इसकी हाइट 33 सही 1/3% घटाई जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? ठीक है, आप एक चीज जानते हैं कि त्रिभुज के जब एरिया की बात होती है तो एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का जब एरिया की बात होती है तो वो आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 हाइट गुणा बेस। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आप जानते हैं 1/2 इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो आधार पर और एक उसकी ऊंचाई पर। अब आपको पैटर्न दिमाग में आ रहा होगा कि a = b × c, इसी फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं। a = b × c, ये 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है जो कोई असर नहीं डालती त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। ठीक है,
आप देखेंगे त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जब आप देखते हैं तो वो 3/8 होती है, क्योंकि 1/8 का मतलब 12.5% होता है। यानी कि यदि पहले जो आधार 8 था वो 3 बढ़ाने के बाद 11 हो गया। हाइट जो है 33 सही 1/3% घटाई जाती है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। इसका मतलब यदि हाइट पहले 3 थी तो 1 घटाने के बाद अब वो हाइट आपकी 2 रह चुकी है। ये बेस के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये हाइट के साथ छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके थे, एक तो रेशियो मेथड, एक सक्सेसिव मेथड। हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। कैसे? आपने क्या कहा, आधार पहले 8 था अब 11 कर दिया, यानी आधार जो था वो क्या था 8 से 11 हो गया। हाइट जो है वो 3 से 2 हो गई। हाइट जो 3 थी वो कितनी हो गई है, 2 हो चुकी है। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आया, देखिए आप काट सकते हैं 2 से 4, यानी 4 तिया 12। जो पहले 12 था वो अब 11 एकम 11 रह गया एरिया। जो एरिया 12 था वो एरिया कितना रह गया, 11। आप कहेंगे कितने का चेंज आया है, 1 का चेंज आया है। ये 12 पर आया है क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू आती है, ये फाइनल वैल्यू आती है, यानी 1/12 की कमी हुई है। और प्रतिशत में जब हम इसे पूछेंगे तो आप यहीं से बता सकते थे 1/12 का मतलब 8.33% होता है, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है। जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही जवाब होगा 8.33%। त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। या मैंने कहा था जब भी कोई चीज़ A बराबर B गुणा C फॉर्म में चमके तो समझ जाना यहाँ कोई छेड़छाड़ हुई, यहाँ कोई छेड़छाड़ हुई। इसका मतलब ये सक्सेसिव मेथड का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, सक्सेसिव मेथड का कॉन्सेप्ट या तो रेशियो मेथड से करिए या फिर फॉर्मूले से करिए। यहाँ रेशियो से क्या, आधार 8 से 11 हुआ, ऊंचाई 3 से 2 हुई, 2 से 4 बार कटा, यानी ओवरऑल 4 तिया 12, 11 का 11, 12 से 11 हुआ क्षेत्रफल, तो 1 की कमी आई 12 पर, और 1/12 का मतलब होता है 8.33%। ठीक है, ये टाइम इसलिए इस सवाल में दिया गया है क्योंकि आज के जो सवाल हैं वो सारे के सारे सक्सेसिव मेथड पर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी 8.33%। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हमारा उत्तर परसेंटेज में पूछा जाता है तो हमें इस डाटा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है जो यहाँ पर आयतन दिया हुआ है। ऐसे ही सेम पिछले सवाल में था, हमें उसका डाटा दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं होता, हमारा उत्तर परसेंटेज से ही सॉल्व हो जाता है जब हमारा उत्तर जो है परसेंट में पूछा जाए। ठीक है, इसने बोला है एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसने बोला है यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब जब गोले की बात आती है तो गोले के वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जो गोला होता है इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर 4/3 पाई जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी मैं कह सकता हूँ जो गोले का वॉल्यूम होता है वो सीधा का सीधा रेडियस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, यानी आर क्यूब पर। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है आर क्यूब पर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 4/3 पाई आर। अब इसने बोला है त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए। ऐसा मान लीजिए b बराबर आर क्यूब पर डिपेंड करेगा, यानी b समानुपाती होगा आर क्यूब के। ठीक है, यानी त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया है। आर क्यूब का मतलब होता है आर गुणा आर गुणा आर, यानी 20%, फिर 20% और फिर 20%। तो आप समझ रहे हैं जब भी कोई चीज़ a बराबर b गुणा c की फॉर्म में होगी, c गुणा d इस प्रकार होगी, तो वहाँ सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी r के साथ 20%, 20%, 20% कर 3 बार छेड़छाड़ की गई है, तो ये सक्सेसिव मेथड का कॉन्सेप्ट होगा। और सक्सेसिव मेथड के कॉन्सेप्ट के लिए रेशियो मेथड से इसे करेंगे। आप जानते हैं 20% का जो मतलब होता है वो 1/5 होता है, यानी पहले त्रिज्या यदि 5 थी तो उसको 1 बढ़ाकर 6 कर दिया गया। दूसरी बार फिर 20% बढ़ाई गई, यानी 5 से 6 करी गई। तीसरी बार फिर 20% हुई, यानी 5 से 6 हुई। अब आप देखेंगे ओवरऑल जो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 रहा होगा, यानी यदि शुरुआती वॉल्यूम 125 था तो 6 गुणा 6 गुणा 6 216 आएगा। ये वॉल्यूम आफ्टर चेंज है, रेडियस में चेंज होने के बाद जो वॉल्यूम है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा। पहले 125 था, उसने पूछा कितने प्रतिशत का बदलाव आया, तो बताइए 125 से 216 हुआ है तो कितने का चेंज आएगा,
ये होगा 91। 100 216 में से जब आप 125 घटाएंगे तो 91 का चेंज आया, वो चेंज 125 पर आया है। और प्रतिशत की बात है तो आप 100 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 4 की गुणा 91 में करेंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36/5, और जब इसे काटेंगे आप 5 सत्ते 35, बचा 14, 5 दूनी 10.8, यानी 72.8%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। आपको बताया था कि जो गोले का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी जो वॉल्यूम है वो सीधा डिपेंड कर रहा होगा आर क्यूब पर। आर क्यूब का मतलब आर गुणा आर गुणा आर, यानी जब भी चीज़ें ए बराबर बी गुणा सी गुणा डी इस फॉर्म में चमके तो समझ जाओ वहाँ सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल हो रहा है। तो आर को 3 बार बढ़ाया गया है 20-20% कर तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ओवरऑल 125 से 216। तो ओवरऑल वॉल्यूम में कितना चेंज आया 91 का 125 पर परसेंट में पूछा तो ये 72.8% होगा, ठीक है। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी बताता हूँ। 2 बार का तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब x% और y% किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो ओवरऑल कितने प्रतिशत का चेंज आता है। तो उसके लिए फॉर्मूला था x + y + xy/100, ठीक है। अब की बार जो है वो 3 बार उसने 20-20% कर बढ़ाया गया है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, जब आप पहले x% बढ़ाएं, फिर y% बढ़ाएं, फिर z% बढ़ाएं, तो उसके लिए एक ओवरऑल जो प्रतिशत का परिवर्तन आएगा वो कितना होगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x + y + z प्लस xy प्लस yz प्लस zx/100 प्लस, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ XYZ/10,000। यानी ये ओवरऑल जब कोई चीज़ का प्राइस लगातार 3 बार आप बढ़ाते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है x + y + z प्लस xy + yz प्लस zx/100 प्लस XYZ/10,000। जब आप XYZ तीनों की जगह 20-20 का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो भी आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 72.8 आ रहा होगा, ठीक है। या तो आप फॉर्मूले से करिए या रेशियो से करिए, ज़्यादा सही रहेगा रेशियो से करना, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72.8 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो इसके धरातल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत शुद्ध बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर धरातल क्षेत्रफल का मतलब है सरफेस एरिया। यहाँ पर धरातल क्षेत्रफल का मतलब क्या है, सरफेस एरिया। उसके सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज होगा। सबसे पहले गोले का सरफेस एरिया क्या होता है वो पता होना चाहिए। जो गोले का सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। जो गोले का सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², ठीक है। जो गोले का सरफेस एरिया होता है एस से डिनोट करो या ए से डिनोट करो, ठीक है। मतलब पता होना चाहिए कि जो गोले का सरफेस एरिया है वो कितना है 4πr², ठीक है। आप फिर पता है आपको 4π कांस्टेंट वैल्यू है, यानी जो एरिया डिपेंड कर रहा होगा वो r गुणा r पर ही डिपेंड करेगा। मैं कह सकता हूं जो एरिया होगा वो r गुणा r पर ही डिपेंड कर रहा होगा, समानुपाती होगा r गुणा r के, यानी त्रिज्या के समानुपाती होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब की बार बोला है उसने त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया। 12.5% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं तो वो 1/8 होती है, यानी रेडियस यदि पहली 8 थी तो आपने बढ़ाकर 9 कर दिया, दोबारा भी फिर आपने 8 से 9 कर दिया, तो ओवरऑल एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 8 गुणा 8 64 था, वो 9 गुणा 9 81 हो गया। जो पहले सरफेस एरिया 64 था वो 81 हो गया। अब उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले देखो कितनी बढ़ोतरी हुई है, 81 माइनस 64 करोगे तो कितना आएगा, तो 17 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि किस पर हुई है, 64 पर हुई है, तो 17/64 और परसेंट में उत्तर पूछा है तो गुणा 100, ठीक है। अब इसकी जो है कैलकुलेशन करनी है। देखिए 4 से 64 कटेगा 16 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार। अब कोई वैल्यू नहीं कट रही तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 17 गुणा 25। 17 पंजे 85 हासिल लगते हैं 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 425/16 होता है। अब इसे 16 से आप भाग देंगे, 16 दूनी 32, बच्चे 10 हो गए 105, 16 छिक्कम 96, यानी 26 सही। 26 सही एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए 26 सही 9/16% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट जवाब होगा वो 26 सही 9/16% होगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक चीज़ देखनी थी कि जो सरफेस एरिया गोले का सरफेस एरिया होता है
वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो असर नहीं डालने वाली, यानी सीधी सी बात है सरफेस एरिया डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पर। सरफेस एरिया जो डिपेंड करेगा वो आर पर करेगा, रेडियस पर करेगा। और मैंने बताया था रेडियस आर स्क्वायर का मतलब भाई आर गुणा आर ही तो है। और जब भी कभी चीज़ ए बराबर बी गुणा सी की फॉर्म में चमके, बी को 10% बढ़ाऊँ, सी को 5% बढ़ाऊँ, तो ओवरऑल प्रतिशत पूछेगा, तो यानी एरिया पर जो ओवरऑल प्रतिशत पड़ेगा वो सक्सेसिव मेथड से आ रहा होगा। ठीक है, जब भी कोई चीज़ a बराबर b गुणा सी की फॉर्म में लिखी होगी, b को 10% बढ़ा दूं, इसको 5% घटा दूं, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा वो सक्सेसिव मेथड से आ रहा होगा। और सक्सेसिव मेथड को करने के दो तरीके हैं, या तो रेशियो मेथड करिए या फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो एरिया था सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। 4 पाई मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू थी, यानी जो एरिया डिपेंड करेगा वो आर पर करेगा। रेडियस आर गुणा आर, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर होता है। इसको भी 12.5% बढ़ाया, फिर 12.5% बढ़ाया, यानी 8 से 9, 8 से 9, 64 से 81 हुआ, तो ओवरऑल इतने का चेंज आया, 64 पर आया गुणा 100। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। आज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सक्सेसिव मेथड पर ही होने वाले हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सक्सेसिव मेथड क्या है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है देखिए, उत्तर परसेंटेज में है, मुझे इस डाटा की जरूरत नहीं है। जो आयतन 967 इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसने बोला है एक बेलन का आयतन 967 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 3/4 है। मुझे इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ाया जाए। ठीक है, पहले तो आप बेलन का आयतन बताइए। जो बेलन का वॉल्यूम होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये वेलन का वॉल्यूम होता है, जहां पर पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी वॉल्यूम डिपेंड करता है आर और एच पर। वॉल्यूम डिपेंड कर रहा होगा आर और एच पर। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, देखिए इसको मैं आर स्क्वायर को, आप देखिए यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं, आर गुणा एच। इस चीज पर आपका वॉल्यूम डिपेंड कर रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि 100 बराबर 10 गुणा 10, ये 10 गुणा 10 मिलकर ही तो 100 हैं। अब 10 को 10% बढ़ाया तो 11 हो गया, 10 को 10% बढ़ाया तो 11 हो गया, 11 गुणा 11 बराबर 121। तो देखोगे ओवरऑल 21% का चेंज आया। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम डिपेंड करेगा पाई आर स्क्वायर एच पर। आर स्क्वायर को आर गुणा एच लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ उस बेसिक बच्चे के लिए ताकि वो समझ सके। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम डिपेंड करेगा वो रेडियस गुणा हाइट पर करेगा। और जब भी कभी चीज ए बराबर बी गुणा सी की फॉर्म में चमकेगी और वहां बी और सी के साथ कोई छेड़छाड़ है, तो समझ जाइए दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव मेथड। यहां पर सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या करना है, अब जैसे सवाल ने बोला है उसके अनुसार चलते हैं। सवाल के अनुसार जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ाया जाता है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 33 सही 1/3% का जो मतलब होता है वो 1/3 होता है। यानी कि यदि रेडियस पहले 3 थी तो 4 कर दी, रेडियस 3 थी तो 4 कर दी। चूंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसका मतलब रेडियस 3 से 4 हुई, फिर रेडियस 3 से 4 हुई। रेडियस 2 बार है तो 2 बार लिखोगे, या डायरेक्ट ही कर देते एक बार 3 से 4, तो 2 बार स्क्वायर कर देते 9 से 16। भाई आपको पता है वॉल्यूम डिपेंड करेगा आर गुणा एच पर। आर को 33 सही 1/3% बढ़ाया गया, यानी 3 से 4 हुई। आर को 33 सही 1/3% बढ़ाया, 3 से 4 हुई। और एच को क्या किया गया है, एच को 30 सही 10/13%। देखिए 30 सही 10/13%। जब आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, देखो 13 × 39 390 और 10 400/13%। ये 400/13% आएगी और परसेंट जो है वो 2 जीरो को काट देगा, तो ओवरऑल 4/13 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने जो हाइट है उसको 4/13 कम किया है। यानी कि यदि पहले हाइट 13 थी तो उसने 4 कम कर दिया, उसने हाइट को 9 कर दिया। 30 सही 10/13% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 4/13 है। उसने बोला है कि हाइट को 4/13 कम किया गया है, यानी यदि पहले हाइट 13 थी तो अब 4 कम कर उसको 9 कर दिया गया है। और अब उसने पूछा है कि बताइए कुल आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब देखो कोई वैल्यू किधर नहीं कट रही, तो 3 × 9 और 13 निम्मा कितना होता है 117।
4 चौक 16 और 16 निम्मा 144, यानी यदि पहले 117 वॉल्यूम रहा होगा तो अब वो 144 हो गया। तो उसने पूछा है कि इसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो बताइए 117 से 144 हुआ है तो कितने का चेंज आया है। आप कहेंगे 27 का चेंज आया है। भाई 27 ही तो होगा, 117 3 120 और 24 27। ये वो 117 पर आया है, परसेंट में पूछा है तो 100 की आप गुणा करेंगे। ये आपकी जो कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, कैसे करेंगे 27, देखिए थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। देखिए 9 तिया 27 और 9 से कै बार कटेगा 13 बार। 3 गुणा 100 300 आ जाएगा और बटे में 13 आ जाएगा। और जब आप 13 करेंगे 13 दूनी 26 बच्चे 4 हो गया 40, 13 3 39, 23 सही 1/13%। 23 सही, 23 एक ही ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा 23.07% जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए आज के जो सवाल हैं वो मैंने सक्सेसिव मेथड पर ही रखे हैं ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आपको बस एक चीज़ फोकस करनी है, जब भी कोई चीज़ A बराबर B गुणा C इस फॉर्म में आपको चमके, B C गुणा D इस फॉर्म में चमके, B को 10% बढ़ाए C को 5% घटाए, यानी उनके साथ कोई छेड़छाड़ मिले तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वॉल्यूम पर या एरिया पर वो सक्सेसिव मेथड के थ्रू आ रहा होगा। सक्सेसिव मेथड को करने के दो तरीके हैं, या तो रेशियो मेथड से करिए या फॉर्मूला मेथड से करिए। कॉन्सेप्ट समझ बढ़ाइए रेशियो मेथड की, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत जगह होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का आयतन 246 घन सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 3/4 गुना है। यदि ऊंचाई को 16 सही 2/3, देखिए 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 और त्रिज्या को 42 सही 6/7। आपको बताया गया था 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। ये 14 सही 2/7 का 3 टाइम्स है तो इधर भी 3 टाइम्स कर देंगे, यानी इसका मतलब है 3/7। इसका मतलब है 3/7 पढ़ाया गया है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है हमारा 2πRh, 2πRh, जहाँ पर 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा होगा r गुणा h पर। वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा होगा r गुणा h पर। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का वो 2πRh होता है, जहाँ पर 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सीधी सी बात है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो डिपेंड कर रहा होगा वो r गुणा h पर कर रहा होगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इसने बोला है इसकी ऊंचाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया, यानी 1/6 यानी यदि पहले ऊंचाई 6 थी तो अब आपने बढ़ाकर 7 कर दिया। इसकी जो त्रिज्या है उसको 42 सही 6/7% बढ़ा दिया, यानी कि 3/7, यानी यदि पहले 7 थी तो अब 3 बढ़ाकर आपने 10 कर दी। तो उसने पूछा है बताइए इसके ओवरऑल जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे 7 से 7 कट गया तो ओवरऑल 6 से 10 हुआ। तो बताइए 4 का परिवर्तन आता है, 4 का परिवर्तन आता है 6 पर आता है, और ये परसेंट में मुझे निकालना था, ये परसेंट में मुझे निकालना था। 4 को 2 दूनी 4 2 तिया 6। आप यहीं से बता सकते थे 2/3, 2/3 चमकते ही आपका आंसर आना चाहिए था 66.6%, क्योंकि 1/3 का मतलब होता है 33.3%, तो 2/3 का मतलब होगा 66.66%। ठीक है भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो सीधी सी बात है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा होगा r गुणा h पर। r को उसने बढ़ा दिया, h को उसने बढ़ा दिया। रेशियो मेथड से ओवरऑल रिजल्ट आया कि 6 से 10 हो गया, 4 की बढ़ोतरी हुई, 6 पर परसेंट में पूछा है तो 100%, और इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी 66.66%। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय करता है। मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता 840 से 720 हो जाती है। बैठने की क्षमता का मतलब है यदि पहले 840 व्यक्ति बैठते थे तो अब उसमें केवल 720 व्यक्ति ही बैठ पाएंगे। ठीक है, परंतु टिकट की कीमत 1530 रुपये से बढ़ाकर वो कितनी कर देता है 1870, यानी यदि पहले एक टिकट की कीमत 1530 थी तो अब कीमत कितनी हो चुकी है 1870 रुपये। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए,
आय उसकी कैसे निर्धारित होगी भाई? जो आपको टिकट सिनेमा हॉल है उसकी आय कैसे निर्धारित होती है? जैसे आय बराबर क्या होता है, सपोज कीजिए एक टिकट की कीमत 5 रुपये थी, 5 व्यक्ति जाते थे, तो टोटल कनेक्शन होगा, टोटल कलेक्शन होगा, जो उसकी आय होगी वो कितनी होगी? 5 5 25 रुपये। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें इस चीज़ को करना है। कैसे? उसने क्या बोला है? उसने बोला है देखिए, चूंकि उत्तर जो है मेरा परसेंटेज में है, तो मैं इस डाटा को थोड़ा आसान कर लूँगा रेशियो से। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। इसने बोला है कि जो व्यक्ति थे, यानी व्यक्ति जो थे 840 से 720 हो गए, यानी यदि पहले 840 व्यक्ति बैठ सकते थे तो अब व्यक्ति 720 बैठ रहे हैं। तो इस डाटा का इस्तेमाल ना करके मैं यहाँ पर रेशियो से इस क्वेश्चन को करूँगा, क्योंकि ये डाटा बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो आप इसे काट सकते हैं, छोटा रेशियो बना लीजिए ताकि सवाल करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब 12 छिंग 72 और 12 सत्ते 84, यानी आप कह सकते हैं कि 7 और 6, 7 और 6, 840 और 720 ना कहकर आप 8, 7 और 6 कहिए, क्योंकि मेरा उत्तर परसेंट में पूछा है, और जब उत्तर परसेंट में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं बताना, मुझे केवल परसेंट में उत्तर बताना है, तो मैं यहाँ रेशियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूं कि जो पहले व्यक्ति 7 बैठते थे अब व्यक्ति 6 बैठते हैं। ठीक है, और कीमत जो है, पहली कीमत 1530 रुपये थी, अब की कीमत 1870 रुपये है, तो आप इसको भी छोटा कर लीजिए। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 17 निम्मा 153, 17 एकम 17, 17 एकम 17, यानी यदि पहले टिकट की कीमत 9 रुपये थी तो अब टिकट की कीमत जो होगी वो 11 रुपये होगी। ठीक है, पहले 7 व्यक्ति बैठते थे, एक टिकट की कीमत 9 रुपये थी, तो जो टोटल कलेक्शन था, टोटल आई थी 7 नाम 63 रुपये कलेक्शन होता था। अब 6 व्यक्ति बैठते हैं और एक टिकट की कीमत कितनी है? 11 रुपये, तो अब टोटल कलेक्शन कितना होगा? 6 गुणा 11 66, यानी जो पहले टोटल आय थी वो 63 थी, अब टोटल आय जो है वो 66 रुपये है। उसने पूछा है आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो बताइए 63 से 66 आय हुई है तो 3 बढ़ी है, 63 पर बढ़ी है, 3/63, इसको मुझे परसेंट में बताना था कितने प्रतिशत। 3 से जब आप 63 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 1, यानी 1/21, 1 की गुणा 100 में होगी तो 100/21, 100/21। ठीक है, अब 100/21 इसकी कैलकुलेशन करनी है, 21 चौक 84, 4 पॉइंट कुछ, यानी एक ही ऑप्शन है 4.7, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। देखिए, जब मेरा उत्तर परसेंट में पूछा था तो मुझे इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं थी 840 720, इसको मैं रेशियो से भी कर सकता था, क्योंकि परसेंट में उत्तर पूछा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा, तो इसलिए इसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। 840 से 720 का रेशियो 7:6, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या है? एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12.5% बढ़ाई जाती है, 22 सही 2/9% दूसरे वर्ष में बढ़ाई जाती है, जबकि तीसरे वर्ष में 14 सही 2/7% घटाई जाती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला है? किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8, यानी यदि जनसंख्या 8 थी तो उसको बढ़ाकर 9 कर दिया गया। दूसरे वर्ष में 22 सही 2/9%। ठीक है, अब 22 सही 2/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/9, यानी कि यदि आपकी जो जनसंख्या 9 थी उसको आपने 2 बढ़ाकर 11 कर दिया। तीसरे वर्ष में 14 सही 2/7% घटाई जाती है, 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है, यानी यदि आपकी जनसंख्या 7 थी तो आपने 1 घटाकर 6 कर दिया। अब आपसे पूछा है क्या, यदि 3 साल पहले जनसंख्या ये थी तो इन चेंजों के बाद जो 3 साल बाद जनसंख्या रही होगी वो क्या रही होगी, वो आपसे पूछा है। क्या करेंगे? आप देखेंगे 9 से 9 कट गया। ठीक है, 8 गुणा 7 56 है और 11 गुणा 6 66 है, यानी ये 3 साल पहले थी, ये आफ्टर चेंज है। उसने पूछा है 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी, यानी 56 की वैल्यू 14 आपको दी हुई है, 56 की वैल्यू आपको 14 दी है। 3 साल बाद की पूछी है, यानी 66 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू 14/56 रही होगी, 66 की वैल्यू ये रही होगी। 7 दूनी 14, 7 8 56, 2 से 4 बार कट गया। 4 से जब आप इसे काटोगे 2 दूनी 4 कर दीजिए, 2 से 33, 33/2, 33/2 का मतलब कितना होता है? 16.5%, 16.5% इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा।
पहले वर्ष में 12.5% 8 से 9 की गई, दूसरे वर्ष में 22 सही 2/9% 9 से 11 की गई, तीसरे वर्ष में 7 से 6 की गई, ओवरऑल 56 से 66 हुई। देखिए मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ। ओवरऑल कितनी हुई? 56 से 66। ओवरऑल कितनी हुई? 56 से 66, यानी ओवरऑल आपकी 56 से 66 हुई है। सॉरी 8 सत्ते 56 और 11 छिक्का 66, सही है, 56 से 66 हुई। तो आपसे पूछा था कि कितने प्रतिशत का चेंज आया, आपसे पूछा था कितने प्रतिशत का चेंज आया, तो वो इसी प्रकार करना था रेशियो मेथड से, जो क्वेश्चन का आंसर आपका 16.5 आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये आज एक ही टाइप के सवाल जो सक्सेसिव मेथड पर थे वो मैंने खत्म किए हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, शहर की जनसंख्या में 42%, किसी शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है? अब एक चीज़ आप बताइए, यदि मैं कहता हूं मेरे गांव में 5 आदमी शादीशुदा हैं, तो इसका मतलब क्या है? 5 औरतें भी शादीशुदा होंगी, यानी जितने आदमी शादीशुदा हैं वो औरतों से ही तो कर रहे होंगे। मैं कहूँ 10 औरतें शादीशुदा हैं, इसका मतलब 10 औरतें शादीशुदा हैं, तो 10 आदमी भी शादीशुदा होंगे। ठीक है, इसने बोला है जनसंख्या में 45% आदमी, यानी मैन का 45% जो है वो शादीशुदा हैं। इसने बोला है 25% औरतें शादीशुदा हैं, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैन का 45% ही वुमेन का 25% होगा, क्योंकि जितने आदमी शादीशुदा होंगे उतनी ही औरतें शादीशुदा होंगी। यानी मैन का 45% ही वीमेन का 25% रहा होगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट जाएगा, 5 है 5 25 और 5 नाम 45। यहाँ से मैं मैन और वीमेन, जब मैन और वीमेन का जब मैं रेशियो लेता हूँ, मैन और वीमेन का जो रेशियो आता है वो 5/9 आता है। वो कितना आता है? वो 5/9 आता है। मैन और वुमेन का जो रेशियो होता है वो 5/9 होता है। इसका मतलब यदि आदमी 5 हैं तो औरतें 9 हैं। अब उसने बोला है शहर की जनसंख्या में 45% आदमी, यदि टोटल आदमी 5 थे तो 5 का 45% जो था वो क्या था? 5 का 45% क्या था? शादीशुदा था। अब ये आदमी शादीशुदा हैं तो इतनी ही औरतें शादीशुदा होंगी। उसने क्या पूछा है? कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, कितने प्रतिशत जनसंख्या। तो बताइए, मैंने कहा यदि आदमी 5 हैं तो औरतें 9 रही होंगी, आदमियों का 45% शादीशुदा हैं, तो इतनी औरत भी तो शादीशुदा होंगी। तो मैं यहीं क्या कहीं तो की गुणा नहीं कर सकता भाई, ये 5 गुणा 45%, ये आदमी आएंगे शादीशुदा, तो जितने आदमी शादीशुदा होंगे उतनी ही औरतें शादीशुदा होंगी। तो 5 गुणा 45 का डबल कर दीजिए, ये टोटल शादीशुदा आ जाएंगे, ये जो टोटल हैं वो शादीशुदा आ जाएंगे। उसने पूछा कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, तो इनको ओवरऑल ये शादीशुदा हैं 5 और 9 14 में से, तो ये कितने परसेंट बैठेंगे, बस आपको ये बताना था। ठीक है भाई, मेरा मैन और वुमेन का जो रेशियो आया है, मैन और वुमेन का जो रेशियो आया है वो 5/9 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आदमियों को 500 मान लिया, औरतों को 900 मान लिया। 500 का जब 45% निकालेंगे तो 225 आएगा। अब जितने आदमी शादीशुदा हैं उतनी ही औरतें शादीशुदा होंगी, यानी 225 ही औरतें शादीशुदा होंगी। 225 प्लस 225 450 ओवरऑल शादीशुदा होंगे, यानी 450 पूछा है कि टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। टोटल जनसंख्या मेल प्लस फीमेल 1400 रही होगी, और 450 का मतलब 1400 का कितने प्रतिशत बैठेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, केवल और केवल कैलकुलेशन आपकी जो टाइम है वो बचेगा। कैसे? आपने देखा कि आदमी आपके पास 5 हैं, औरतें आपके पास 9 हैं। उसने बोला है आदमियों का 45% जनसंख्या शादीशुदा है, यानी 5 का 45% जो है वो शादीशुदा है। तो जितने आदमी शादीशुदा होंगे उतनी औरतें भी शादीशुदा होंगी। तो क्यों ना मैं यहीं 2 की गुणा कर दूं भाई, ये तो 5 का 45% केवल मैन आने थे, इतनी वुमेन भी तो होंगी, तो मैंने यहीं डबल कर दिया, और टोटल जनसंख्या 5 + 9 14 होगी। और जब मैं इसे 14 से काट रहा हूँ, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इस कैलकुलेशन को आप करना और इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना कि कितना इसका उत्तर रहा होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। आपको अगली क्लास जो मिलेगी वो बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चनों पर मिल रही होगी, यानी जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन है मैं अपनी क्लास में उनको लेता चलूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। चीज़ों को बेटर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। समय पर्याप्त है, उस समय का इस्तेमाल करना सीखिए।
और जो भी यदि कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें राय दें ताकि हम उन्हें सुधार सकें। और इसी प्रकार पढ़ते चलिए, ज़िंदगी एक दिन अपने आप आसान बनती चली जाएगी। चीज़ों को स्वीकारने की कोशिश कीजिए, समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम जी जान लगाने वाले हैं। तो आप भी हमें थोड़ा सा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।